हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक एक्सप्लेन किया था, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और इसीलिए इसका कॉमन नेम जो होता है वो ब्लू विट्रॉल होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉमन नेम ब्लू विट्रॉल होता है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि 1-2 आयरन नेल्स डाल देनी है, और एक आयरन नेल लेते हैं जिसको हमने सॉल्यूशन में नहीं लिया है, यानी कि हम कोई 3 आयरन नेल्स ले लेंगे, जिसमें से 2 आयरन नेल को इस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, एक आयरन नेल को सॉल्यूशन में डिप नहीं करेंगे, उसको अलग रखा रहने देंगे। करीब 20 मिनट तक 20 मिनट्स तक पड़ा रहने देते हैं इन दोनों नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। 20 मिनट्स के बाद हम आयरन नेल्स को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम एक डैशबोर्ड पे या एक ट्रे पर या कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, पेपर के ऊपर हम एक अनडिप्ड आयरन नेल और एक डिप्ड आयरन नेल को रख देते हैं। आप कुछ फ़र्क देखते हैं उसमें कि जिस आयरन नेल को हमने डिप किया था उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है, लेकिन जिस आयरन नेल को हमने डिप नहीं किया था उस पर कोई कोटिंग नहीं है, उसका ग्रेइश कलर ही है, जैसा कि आयरन का होता है, ग्रे कलर की वो पिन रहती है। लेकिन जिस आयरन नेल पर कॉपर सल्फेट का कोटिंग आ गया है, वो मींस कॉपर का कोटिंग आ गया है, उसका कलर कुछ ब्राउनिश हो जाता है। ये चेंज ऑफ कलर ही शो करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी आयरन नेल के ऊपर कॉपर के मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो गए हैं और जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो गया है। अब चलिए सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं, क्या सॉल्यूशन में कोई फ़र्क आया है। जब रिएक्शन नहीं हुई थी, बिफोर द रिएक्शन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था टेस्ट ट्यूब का वो ब्लू कलर था, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है, यानी कि जब ब्राउन कलर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद हम जब टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो अभी तो खैर वो ब्लू कलर होता है, बट उतना इंटेंस ब्लू कलर नहीं होता जितना रिएक्शन के पहले था, यानी कि कुछ ना कुछ ब्लू कलर में कमी आती है, यानी लेस ब्लू कलर हमें मिलता है। यानी इस टेस्ट ट्यूब को देखकर भी हम जान सकते हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कि इसका ब्लू कलर भी डिसअपियर हुआ है, यानी कि वो कॉपर के जो आयंस रिलीज़ हुए होंगे वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से ब्लू कलर थोड़ा लेस ब्लू रह जाता है, और ये शो करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। चूँकि यहाँ पर आयंस डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अदर रिएक्टिव एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स मतलब आपस में रिएक्ट करें, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट जब ज़्यादा रिएक्टिव हो तो उसके आयंस उसको डिस्प्लेस करा दे, ये रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। हम लोगों ने यही रिएक्शन अभी एक्टिविटी करी है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डाली थी, दोनों ने रिएक्ट किया, यानी कि यहाँ पर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उस सल्फेट आयंस की पोजीशन खुद ले ली, और कंपाउंड क्या बनाया, आयरन सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट बना देता है, और कॉपर आयंस फ्री हो जाते हैं। यही फ्री कॉपर आयंस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और उसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश हो जाता है। इसी तरह जिंक को रिएक्शन कराएं, अगर हम जिंक को डाल दें, जिंक की कुछ पीसेस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें तो उस पर भी ब्राउन कोटिंग हो जाएगी, यानी वो बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर रिलीज़ कर देगा। इन दोनों रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, यानी जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये रिएक्टिविटी सीरीज से हम देख सकते हैं। इसी को रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को उसके सॉल्ट के साथ या उसके आयन से डिस्प्लेस कर पाएगा, किसमें इतनी कैपेसिटी है, इस सीरीज से हमें पता चल जाता है। आप ऑर्डर देख सकते हैं, इसको पूरी तरह से आपको लर्न करना होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी।
सॉरी प्लैटिनम। दीज एलिमेंट्स जो हैं इनमें प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्शन करता है, एंड पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। ऑर्डर रिएक्टिविटी का टॉप टू बॉटम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव प्लैटिनम। इसको एक फ़नी एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलिए शायद कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। खली और राजपाल यादव। खली स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड राजपाल यादव वीक है। यानी राजपाल यादव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं और अचानक खली उनसे मिलते हैं और वो उनकी गर्लफ्रेंड छीन ले जाते हैं और राजपाल यादव रह जाते हैं। यानी खली इज़ मोर रिएक्टिव दैन राजपाल यादव। यानी जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो वीक एलिमेंट से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट से उसके आयंस को डिस्प्लेस कर पाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन कहीं ऐसी होती, आप इमेजिन करिए, क्या वो पॉसिबल होती? अगर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होता और उसमें हम कॉपर से डिस्प्लेस कराना चाहते तो ये तो वही बात हो जाती कि खली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे और राजपाल यादव उनके साथ लड़ने पहुंच गए कि हमारी गर्लफ्रेंड वापस करो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि वीक एलिमेंट या लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट से उनके आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यानी सिर्फ खली ही राजपाल यादव से उसकी गर्लफ्रेंड छीन सकते हैं, राजपाल यादव खली की गर्लफ्रेंड नहीं छीन पाएंगे। मुझे लगता है इससे आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि लेड को अगर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाए। आप देखिए कॉपर और लेड कहाँ पर है? लेड की पोजीशन यहाँ पर है और कॉपर उसके नीचे है, यानी लेड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। आप बताइए, आप इस सीरीज़ को देखकर रिएक्शन पॉसिबल है? रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि लेड मोर रिएक्टिव है। लेड यहाँ पर खली का रोल कर रहा है और कॉपर यहाँ पर राजपाल यादव का रोल कर रहा है, यानी PbCl2 बन जाएगा और कॉपर रिलीज़ हो जाएगा। आप इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके नीचे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। आप सबके नाम लिख दीजिए, Pb के नीचे लिखेंगे नहीं तो रिएक्शन इनकम्प्लीट मानी जाएगी, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेड की CuCl2 के नीचे लिखिए आप कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर लिखिए लेड क्लोराइड। हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस लिए गए हैं, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स और पुट प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनके केमिकल नेम के थ्रू ज़रूर इंडिकेट करना है। तो मेरा ख्याल है ये आपको इस टाइप की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब मेरा दूसरा टाइप का रिएक्शन है और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटीज़ सारी आपको अच्छे से पढ़नी है, जितनी भी NCERT में दी गई हैं। एक्टिविटीज़ के बीच से भी क्वेश्चंस आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स आपस में दोनों अपने आयंस को डिस्प्लेस कर पाए। तभी जब दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में, इसलिए उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2, इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरी टेस्ट ट्यूब से हम इसमें एक सॉल्यूशन मिलाना शुरू कर देते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या होगा? अब यहाँ पर बेरियम अपने क्लोराइड के साथ है, सोडियम अपने सल्फेट के साथ है। यहाँ पर हम मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव नहीं देख पाएंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, और वो रिएक्शन किस तरह से करेगा। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के आयंस डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक नया तरीका हम बता सकते हैं जो बड़ा फ़नी है कि खली और राजपाल यादव दोनों जा रहे थे और दोनों ने अपनी गर्लफ्रेंड से एक्सचेंज कर ली। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, इसको दोबारा लिखते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। मैंने बताया केमिकल रिएक्शन के नीचे उनका नाम लिखना ज़रूरी है। आप लिखिए बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट।
ठीक है। अब दोनों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करी हैं। वैलेंसीज मैच कराते हुए आप लोग केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका 9th में पढ़ चुके हैं। आप क्या लिखेंगे? बेरियम के पास भी +2 चार्ज होता है, सल्फेट के पास भी +2 चार्ज होता है। दोनों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करनी है। बेरियम के पास जाएगा सोडियम की गर्लफ्रेंड और सोडियम के पास जाएगा बेरियम की गर्लफ्रेंड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaSO4 + Cl2 और Na2 क्या बन जाएगा? 2NaCl। तो 2NaCl तो वो सॉल्यूशन में चला गया जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड यानी नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी हम इसका नाम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। और एक हमको इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रिएक्शन में वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो सॉल्युबल नहीं होता, वो रुई के जैसा तैरता रहता है सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और यहाँ पर इसका नाम क्या है प्रेसिपिटेट का? बेरियम सल्फेट। यहाँ पर रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना रिएक्टिव है। अगर बेरियम और सोडियम में कंपेयर करें तो सोडियम ही ज़्यादा रिएक्टिव है बेरियम के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर दोनों अपने अपने आयंस के साथ हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। जब दोनों एक दूसरे के आयन एक्सचेंज कर लेते हैं तब इस रिएक्शन को डिस्प्लेस कर देते हैं दोनों ही एक दूसरे के आयंस को, तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चूँकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप ये डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट की लिख सकते हैं कि in which the two chemical substances reacts and their ions are exchanging, so we can get the precipitate. So this reaction is also called as precipitation reaction. अब अगला टॉपिक है मेरा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए साहब, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब पहले ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। हमने बताया था कि शॉर्ट में इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रेडॉक्स में रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी दोनों रिएक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इतना बड़ा नहीं बोलना है तो हम सीधे बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो ज़रा एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कब हम रिडक्शन कहेंगे और कब हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ज़रा एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन कब होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन एक नंबर की इंक्रीज हो गई तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लिखेंगे अगर कहीं किसी एलिमेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा स्पीशीज़ में, तो हम क्या लिखेंगे? जब पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा हो, जब पॉजिटिव चार्ज हो रहा हो, जब पॉजिटिव चार्ज गेन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और जब नेगेटिव चार्ज गेन हो रहा हो तो रिडक्शन। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए हम कुछ रिएक्शन करते हैं। ऐसा करते हैं कि एक डिश में, एक चाइना डिश में हम लोग कॉपर का पाउडर ले लेते हैं। ये क्या है? कॉपर का चूरन, कॉपर पाउडर। इसको गर्म करते हैं, नीचे स्प्रिट लैम्प जला देते हैं। ये स्प्रिट लैम्प जल रहा है। जब ये
इसका कलर क्या होता है, पहले हमने बताया था आपको, कॉपर पाउडर का कलर ब्राउन होता है। कॉपर का कलर तो जानते ही आप, ब्राउन कलर का होता है। हम जब इसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो आफ्टर हीटिंग इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि कलर अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है, तो एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि जब कॉपर को गर्म करते हैं, आप जानते हैं हीटिंग करना क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम जब गर्म करते हैं, हीटिंग भी किया है, तो हमें डेल्टा साइन एरो के ऊपर बनाना पड़ेगा। ये डेल्टा साइन शो करता है कि यहाँ पर हीट प्रोवाइड की गई है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, हीट करते हैं हम, बैलेंस करने के लिए हमें 2Cu लगाना पड़ेगा, तो ये कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, यानी प्योर कॉपर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्योर कॉपर का कलर ब्राउन था और यहाँ पर अब इसका कलर ब्लैक हो गया है। नाम लिखिए पहले यहाँ पर, ये कॉपर पाउडर है और ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड। हम यहाँ देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट और बताना है मुझे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर इसका अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन हो रहा है। एक पॉइंट और है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसका अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन हो रहा है। सो ये 4 कंडीशंस हैं जो हम पहचान पाते हैं कि कहाँ एडिशन हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कॉपर फ्री स्टेट में था। यहाँ पर कॉपर किस जगह, किसी के साथ कंबाइन नहीं था। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जब एलिमेंट किसी के साथ कंबाइंड ना हो, लेकिन हीट करने के बाद, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया, ये कंबाइंड स्टेट में है, यानी अब ये फ्री स्टेट में नहीं है। हमेशा फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसके साथ कंबाइन नहीं था तो क्या था, प्योर कार्बन था, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं कॉपर का ऑक्साइड है और हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इस कॉपर ऑक्साइड को, CuO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया, H2, इसके साथ हमें जनरल केमिकल रिएक्शन करा दी और गर्म करा दिया, हीट कर दिया, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा Cu और ये हो जाएगा H2O। अब 2 रिएक्टेंट में चेंज आया है। आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन ऐड था, लेकिन प्रोडक्ट में जाने पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस कॉपर ऑक्साइड में यहाँ जाने पर ऑक्सीजन का लॉस किया है, रिमूवल किया है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जिसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, उसने इसकी ऑक्सीजन ले ली है, यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया है। इसलिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब देख रहे हैं कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, आप इसको पढ़िए। इसके अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मैंने इसका पूरा रिटन मटेरियल इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक किया है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे वीडियो को कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।